हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोकल क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत राजनीतिक विचारकों पर जो सेशन चल रहा है उसमें दोस्तों अंबेडकर के सेशन को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर पर ये सेकेंड लेक्चर है हमारा। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए लास्ट सेशन में हमने बात की थी डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर। उसके बाद में अब आज के सेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचारों पर। अगर आपने अभी तक जो है अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर जो सेशन हुआ था इससे जस्ट पहले वाला, अगर वो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले उसे एक बार देख ले, क्योंकि मैं प्रत्येक कोई टॉपिक चाहे कोई सा भी हो शुरू से पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। तभी जाकर के आपको सामान्य टर्मिनोलॉजी, सामान्य शब्दावलियों से आप परिचित हो पाते हैं, आपको पूरा पूर्ण ज्ञान उससे संबंधित मिल पाता है। ठीक है ना। तो काफी सारी चर्चा हमने इससे पहले के सेशन में की है। अंबेडकर के बारे में हमने काफी कुछ जानने का प्रयास किया है इससे पहले के सेशन में भी। तो उन सब के तहत ही दोस्तों सब इंक्लूड करके आज का जो सेशन होगा ये एकदम शॉर्ट में चला जाएगा, क्योंकि राजनीतिक विचारों पर इसमें लगभग जो है हम इनके 5 प्रकार के विशेष राजनीतिक विचारों पर बात करने वाले हैं। 5 प्रकार के राजनीतिक विचारों पर बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं, ये 5 आपके सामने रहे हैं, 5 बिंदुओं के माध्यम से, या फिर कहें कि इन 5 राजनीतिक विचारों के माध्यम से आज का हमारा सेशन होगा इनका कंप्लीट। ठीक है। तो वो 5 कौन कौन से हैं? राज्य संबंधी विचार, अर्थात डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य के संबंध में अपने किस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। सेकंड है लोकतंत्र के बारे में, अर्थात लोकतंत्र से संबंध में उन्होंने क्या विचार दिए हैं, क्या ये लोकतंत्र के समर्थन में है या उसका विरोध करते हैं। धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारों में क्या धारणा रखते हैं ये। अधिकारों के संबंध में इन्होंने क्या समाज की सहायता की है, किस प्रकार की सहायता की है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद को लेकर के इनके क्या विचार है। तो इस प्रकार से इन 5 विचारों पर हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे, एक एक करके दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य संबंधी विचार पर। राज्य संबंधी विचार पर तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका एक व्यवहारिक पक्ष के रूप में, एक व्यवहारिक अध्ययन के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए छप सा जाए। ठीक है। आइए तो शुरुआत करते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। अंबेडकर ने राज्य को एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था माना है। क्या कहा अंबेडकर ने? अंबेडकर ने राज्य को एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था माना है। उनका मत है कि राज्य अपनी प्रकृति में एक साधन मात्र है। समझिए दोस्तों, यहाँ पर राज्य क्या बताया उन्होंने? अंबेडकर ने राज्य को क्या बताया? एक साधन बताया। अंबेडकर ने राज्य को एक साधन बताया है। और तो फिर साध्य किसको बताया? तो दोस्तों साध्य बताया है व्यक्ति। तो अंबेडकर के अनुसार, अंबेडकर का कहना है कि समाज के विकास के लिए या राज्य के संचालन के लिए राज्य नामक संस्था का होना अति आवश्यक है, क्योंकि राज्य ही एक वो साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अर्थात साध्य की पूर्ति की जा सकती हो। साध्य की अर्थात व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती हो। तो वो किसके द्वारा की जा सकती है? राज्य के द्वारा की जा सकती है। तो अंबेडकर ने सकारात्मक उदारवादियों एवं लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थकों की तरह राज्य को एक ऐसा उपयोगी साधन माना है जिसकी मदद से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में न्याय पूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जा सके। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर हम किसी भी समाज का विकास करना चाहते हैं और उस समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं तो राज्य की स्थापना बहुत आवश्यक हो जाती है। ठीक है। तो सामान्य शब्दों में अगर हम समझे ऐसे, तो इसको ऐसे 2 शब्दों में समझ सकते हैं आप लोग, 2 लाइन में समझ सकते हैं कि अंबेडकर ने समाज के पूर्ण विकास के लिए राज्य को एक आवश्यक संस्था के रूप में स्वीकार किया है, एक आवश्यक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। उनका कहना है कि राज्य ही एक ऐसा साधन है जो साध्य व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कौन? राज्य ही वो संस्था है जिससे समाज का पूर्ण विकास हो सकता है, समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रचलित हो सकती है, उसका पालन भी राज्य के द्वारा करवाया जा सकता है। ठीक है। तो राज्य का जो है इन्होंने इस विचार का समर्थन किया है। इसके बाद में सेकंड है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन।
तो लोकतंत्र का ये किस प्रकार से समर्थन करते थे या नहीं करते थे, तो चलिए आइए स्लाइड पढ़ते हैं, साथ साथ समझते चलते हैं। अंबेडकर ने उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सबसे अधिक उचित माना है। क्या कहा अंबेडकर ने? अंबेडकर ने उदार लोकतांत्रिक प्रणाली शासन प्रणाली, उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मतलब शब्द नया है पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात करते हैं और उसको ये सपोर्ट करते हैं। इसके संचालन के लिए, इसके अच्छे से संचालन के लिए शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत भी इन्होंने अपनाया है। तो इनका कहना यह है कि एक राज्य में, राज्य देखिए किसी भी राष्ट्र में एक राज्य होना जरूरी है, राज्य नामक संस्था होना जरूरी है, और उस संस्था के माध्यम से या कहे कि जो राज्य है, जो सरकार राज्य है, उसमें उसमें लोकतंत्र शासन प्रणाली हो, क्या हो, लोकतंत्र शासन प्रणाली हो, जिस और इस लोकतंत्र शासन प्रणाली को उचित रूप से चलाने के लिए क्या होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। अब शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है दोस्तों, तो ये अब मैं आपको पहले भी कई बार समझ चुका हूँ, आज फिर थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे कि दोस्तों प्रत्येक शासन व्यवस्था में तीन अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं प्रत्येक शासन व्यवस्था में। एक होती है विधायिका, एक होती है विधायिका जो कानून बनाती है, कानून बनाती है। दूसरी होती है कार्यपालिका जो इस विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का संचालन करती है, ठीक है ना। और एक होती है टॉप पर कौन होती है, न्यायपालिका, जो जो दोस्तों इस पर भी और इस पर भी और साथ ही साथ में संपूर्ण राष्ट्र पर अपना एक कंट्रोल रखती है और जनता को न्याय दिलवाती है, संविधान की रक्षा करती है। तो ये तीन प्रमुख अंग होते हैं किसी भी शासन व्यवस्था के। तो अंबेडकर का कहना है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो हो, लेकिन साथ ही साथ में शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए, अर्थात कि सरकार के सभी अंगों में समान शक्तियां होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अंग, सरकार का, शासन का कोई भी अंग अपनी मनमानी ना कर सके, ठीक है ना। तो अंबेडकर ने विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। क्या कहा, संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है, किंतु उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया तो है, परंतु उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिल्कुल ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की तरह, अर्थात ब्रिटेन की संसद की तरह हम उसको नहीं अपना सकते। अर्थात कि हमारे पास संसद तो हो, हमारे लोकतंत्रीय देश में संसद तो हो, परंतु पूरी तरह ब्रिटेन की तरह ना हो करके संघात्मक संसद होना चाहिए, संघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित एक संसद होना चाहिए। संघात्मक शासन प्रणाली की बात क्यों की इन्होंने इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली की बात की, अगर संघात्मक देश होगा तो सभी राज्यों को केंद्र में भी स्थान मिलेगा, सभी राज्यों की भावनाओं की कद्र केंद्र में की जाएगी, राज्यों को महत्व दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। इस कारण से उन्होंने संघात्मक शासन की बात की थी, किसकी, संघात्मक शासन की बात की थी, ठीक है ना। तो कुछ मामलों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है उससे अलग होना चाहिए, संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में होना चाहिए। इन सब के अलावा संसदीय शासन की योजना स्वीकार की और न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका भी उन्होंने समर्थन किया कि न्यायपालिका के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जिसको नहीं पता है वो जरा जान ले। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि सरकार जब नियम बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उन कानूनों की छानबीन करना कि कहीं संसद ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान की मर्यादाओं से बाहर जाकर तो नहीं बना दिए, संविधान का उल्लंघन करके तो नहीं बनाया, या इनके द्वारा जो कानून बनाया गया है इसके द्वारा कहीं जनता के मौलिक अधिकार तो नहीं छीन रहे हैं या अधिकार कम तो नहीं हो रहे हैं। इन सब की छानबीन करने को ही क्या कहते हैं दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट है धर्म निरपेक्षता संबंधी विचार। अब धर्म निरपेक्षता को तो हर कोई जानता है ना। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में अंबेडकर का एक बड़ा योगदान है। उनके ही विचार थे। जरा आइए शुरू से इनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल समझ भी आएंगे। अंबेडकर ईश्वर और धर्म में गहरी आस्था रखते थे। किस पर? ईश्वर और धर्म में गहरी आस्था रखते थे। वे धर्म को शुद्ध रूप में नैतिकता का स्रोत मानते थे। उनका मानना था, गांधी जी की तरह ही इनका भी मानना था कि नैतिकता का अगर उद्गम कहीं से हो सकता है
तो वो धर्म ही है, धर्म से ही नैतिकता निकल सकती है। तो इस रूप में वे धर्म को व्यक्ति एवं समाज के उत्थान में सहायक मानते थे कि धर्म ही वो मार्ग है जिस पर चल करके आध्यात्मिक बन करके समाज का विकास किया जा सकता है और व्यक्ति स्वयं का विकास भी कर सकता है, ठीक है ना। तो उनके लिए धर्म राजनीतिक पुनर्गठन का एक प्रमुख औजार था। अंबेडकर का धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिक या धर्म विरोधी राज्य नहीं है। अब देखिए जरा समझिए बात को, इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इनका कहना स्पष्ट था कि इन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कामना तो की कि एक जो राज्य, हम जिस राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, अर्थात कि उस राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी धर्मों का विरोध करे, नहीं, राज्य किसी राज्य का स्वयं का कोई धर्म ना नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, जो कुछ भी सुविधा देगा वो सभी धर्मों को समान रूप से देगा, किसी एक धर्म को विशेष सुविधा प्रदान नहीं करेगा, है ना। तो इस पक्ष में थे अंबेडकर और उन्होंने इसी स्वरूप को संविधान में उल्लिखित किया और उसी का पालन हम आज तक कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता का पालन आज तक कर रहे हैं। तो क्या कहा, धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिक या धर्म विरोधी राज्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा राज्य है जिसका स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, वह किसी विशिष्ट वर्ग को कोई विशिष्ट संरक्षण भी प्रदान नहीं करेगा। मतलब विशिष्ट वर्ग मतलब किसी विशिष्ट धर्म को कोई विशिष्ट सुविधा नहीं देगा। सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी सभी नागरिकों को, ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, अधिकार संबंधी विचार। तो अधिकार संबंधी विचार, तो यार देखिए अधिकारों के लिए तो लड़ते लड़ते इनका पूरा जीवन काल चला गया भाई। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किसके लिए लड़े हैं, ये पिछड़ी हुई जाति के अधिकारों के लिए जो लड़े हैं, है ना। तो उन्होंने एक उदार लोकतंत्र मतलब एक लोकतंत्री व्यवस्था के अंदर अंबेडकर मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं का अत्यधिक रूप से कहे कि एक उच्च रूप से उनका समर्थन करते थे। उनका मानना था, अंबेडकर का मानना था कि उन्हें नागरिक मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान द्वारा प्रदान किए जाना चाहिए। उनका स्पष्ट मानना था कि संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में इन अधिकारों को रखना चाहिए, जिससे कि राज्य सरकार या कोई भी उनके अधिकारों को उनसे अर्थात नागरिकों से छीन ना सके। इसके साथ ही इन अधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। जैसे कि अगर आपने न्यायालय पढ़ा होगा तो आपने 5 रिटों के बारे में भी पढ़ा होगा कि प्रत्यक्षीकरण रिट जो होती है, 5 विशेष प्रकार की न्यायालय के पास में रिट होती है और वो रिट जारी की जाती है। वो कब जारी की जाती है, जब किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है, किसी के मूल अधिकार छिनते हैं तब, ठीक है। तो इसी को दोस्तों यहाँ पर इसी के माध्यम से इन अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट के रूप में, ठीक है। तो इस उद्देश्य से उन्हें न्यायपालिका का वैधानिक संरक्षण भी मिलना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका में अधिकारों के लिए आवाज उठाई जाए, ठीक है। तो वर्तमान समय में संविधान में जो अधिकारों को लेकर के जिस प्रकार की प्रावधान संविधान में किए गए ना, वही प्रावधान उसी प्रकार की व्यवस्था जो है अम्बेडकर ने पहले ही कर दी थी समाज के लिए, और उन्हीं के विचारों का जो परिणाम है ये जो असमानता समाज में व्याप्त है, संविधान के द्वारा हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, ठीक है। तो अंबेडकर का मत था कि संविधान द्वारा सभी वर्गों के नागरिकों को शासन के रूप में सभी अधिकार मिलने चाहिए, अन्यथा कुछ लोगों को प्राप्त अधिकार विशेष अधिकारों का रूप ले लेते हैं और असमानता मतलब फिर से समाज में असमानता व्याप्त हो जाती है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों, राष्ट्रीयता, राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद। अब जरा ये समझिए राष्ट्रीयता और राष्ट्र में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है दोस्तों राष्ट्रीयता और राष्ट्र में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हम तो बताएंगे ही, हमने तो बताने ही वाला हूं आपको जस्ट अभी, लेकिन फिर भी अपने आप से पूछे क्या आपको किसी राष्ट्रीयता और राष्ट्र में क्या कोई अपने डिफरेंस बता सकते हैं। अगर पूरी ईमानदारी से जवाब देना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पोस्ट कीजिए और अभी कमेंट कीजिए, क्योंकि अब तो मैं इसका आंसर देने वाला हूं। लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को यहीं पोस्ट करके, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीयता आप ऐसे व्यवहारिक रूप से ऐसे समझिए इसको। राष्ट्र क्या है भाई, राष्ट्र तो एक जो है एक समूह है, किसका, व्यक्तियों का,
ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। व्यक्तियों का एक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, एक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित भूभाग पर रहता है और स्वतंत्र है और अपनी एक सरकार उसने बनाकर रखी हुई है। तो ये क्या हो गया, एक राष्ट्र हो गया। लेकिन राष्ट्रीयता क्या है भाई, राष्ट्रीयता एक भावना है, सिर्फ एक भावना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, देशभक्ति क्या है, एक भावना है ना। उसी प्रकार से राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता भी एक भावना है। ठीक है, आइए इसको समझते जरा। अंबेडकर ने राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र में अंतर स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हाँ, राष्ट्रीयता और राष्ट्र में अंतर है, डिफरेंस है। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो किसी समुदाय के सदस्यों में एक विशिष्ट सांस्कृतिक एकता के रूप में प्रकट होती है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो एक विशेष व्यक्तियों के समूह में व्यक्त होती है, या फिर कहें कि पूरे व्यक्ति जो है एक समूह के रूप में संगठित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, एक ऐसी सांस्कृतिक एकता होती है ना। राष्ट्र स्वयं में एक ऐसा समुदाय है, राष्ट्र खुद एक ऐसा समुदाय है जिसके सदस्यों में ऐसी एकता पाई जाती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि राष्ट्र ही वो इकाई है, राष्ट्र ही वह इकाई है जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान हो सकती है ना। क्यों, क्योंकि इस राष्ट्र नामक इकाई के अंदर ही लोग मिलजुल कर रहते हैं। वह किसी ऐसी सामान्य राजनीतिक सत्ता के अधीन रहना पसंद करते हैं जो आवश्यक रूप से अपनी हो, मतलब अपनी ही राजनीतिक सत्ता के अंदर रहना पसंद करते हैं। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य के द्वारा शासित नहीं होना चाहता, किसी अन्य राष्ट्र के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। इसलिए सदैव ही ऐसी सत्ता का विरोध अंबेडकर ने किया है जिस शासन व्यवस्था पर किसी और का अधिकार हो। ऐसी शासन व्यवस्था का विरोध अंबेडकर ने किया है, इसलिए उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रीयता को अपनाया है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है ना। निष्कर्ष जरा देख लेते हैं। अब ये जो निष्कर्ष की कुछ लाइनें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये निष्कर्ष की सभी लाइनें ये अंबेडकर के सामाजिक विचार और राजनीतिक विचार दोनों को लेकर के है। तो जरा आइए कुछ लाइनें हैं, इनको भी पढ़कर हम समझ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के उपरोक्त विचारों के अध्ययन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सामाजिक चिंतन की, जब हमने इनकी बात की थी, तो सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में अंबेडकर का महत्व जो रहा है वो हिंदू धर्म एवं हिंदू समाज के प्रसंग में अस्पृश्यता के कारणों और उसके गंभीरता को समाप्त करने, या कहें कि अस्पृश्यता को समाप्त करने या अस्पृश्यता की समस्या के निवारण के लिए ही उन्होंने अपना जीवन पर्यंत उन्होंने प्रयास किया है। वहीं अगर हम राजनीतिक विचारों की बात करें तो इसके अंदर भी अंबेडकर ने अपने चिंतन से भारतीय राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन में एक ऐसी उत्तेजना पैदा की जिसकी प्रतिध्वनि आज भी सामाजिक न्याय की राजनीति में सुनाई देती है। मतलब ये कि अंबेडकर ने जिस प्रकार के विचार उस समय व्यक्त किए थे, जिस प्रकार के विचार सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में जिस प्रकार के विचार रखे थे, उनकी पूर्ति उन्होंने संविधान बनते समय की, संविधान में अपने अधिकतम विचारों का संविधान में उल्लेख करवाया, जिसके माध्यम से जनता को के बीच में समानता का भाव उत्पन्न हुआ, जनता को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, देश एक पूर्ण तरह से लोकतंत्र बन पाया, संघात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर स्थापित हो पाई। इसी अलावा दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का वितरण हुआ, विभाजन हुआ। इस प्रकार की कई सारी व्यवस्थाएं अंबेडकर ने संविधान में की थी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस प्रकार से आज का सेशन भी हमारा होता है कंप्लीट। इसमें अब तक हमने अंबेडकर के भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में हमने इनके प्रयासों को, इनके विचारों को समझा और देखा दोस्तों कि कौन कौन सी बातें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आवश्यक था मैंने आपको उससे संबंधित सभी फैक्ट बताने का प्रयास किया है। अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि अब आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन से इसकी नोट्स डाउनलोड करके तुरंत इसका रिवीजन लगाएं, जिससे कि आप इसका मैटर भूले नहीं। तुरंत रिवीजन लगाने के पीछे उद्देश्य मेरा ये दोस्तों कि मैंने इसको व्यवहारिक रूप से समझा दिया है, लेकिन जैसे ही आप तुरंत इसका रिवीजन लगाने बैठेंगे इसी नोट्स के माध्यम से, तो आपको बारीक टर्मिनोलॉजियों के माध्यम से उसको पूरा समझने का मौका मिलेगा। साथ साथ में आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर और इनके सामाजिक विचार क्या क्या रहे हैं, सामाजिक चिंतन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं लोहिया साहब ने राजनीति को लेकर के कोई विशेष
विचार प्रकट नहीं किए थे, बल्कि समाज को लेकर के उन्होंने विशेष विशेष विचार दिए थे। इस कारण से दोस्तों हम राम मनोहर लोहिया के विशेष सामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा सभी क्लासेस इतनी पसंद की जा रही है, आप लोगों का इतना सपोर्ट हमको मिल रहा है। सपोर्ट सिर्फ इतना ही दोस्तों कि आपके द्वारा लाइक आ रहे हैं, कमेंट भी आते रहते हैं। इन सब के अलावा शेयर भी आप लोगों के द्वारा भरपूर तरीके से किया जा रहा है, जिसके कारण से प्रतिदिन दोस्तों अभी हमारे साथ में प्रतिदिन 100 से 150 स्टूडेंट प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। लोधा जी क्लासेस का परिवार बनते जा रहे हैं, वे बढ़ता जा रहा है और उम्मीद हम करते हैं कि मुश्किल से 3 या 4 महीने के अंदर दोस्तों हम 1 लाख सदस्यों का परिवार बन जाएंगे बहुत जल्दी। तो दोस्तों इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस शेयर करने का जो प्रोग्राम आपने जो मुहिम चलाई है शेयर करने की, लाइक कर शेयर करने की, उसे बंद ना करें, उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।